नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में और यहां पर हम हैं दरवेशपुर में। इस गांव की अगर बात की जाए, यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी जानकारी वो रखते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बताया बुलंदशहर ज़िला है तो यहाँ के जो किसान हैं कितनी बुलंदियों को छू रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ सवालों के ज़रिए। और आज खासतौर से हम बात करेंगे किस तरीके से अनाज भंडारण की वैज्ञानिक विधि क्या है, इस पर जानकारी लेंगे अपने किसानों से। लेकिन चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। सबसे पहले हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मैं डॉक्टर सतीश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर। मेरा नाम डॉक्टर ऋषु सिंह है। मैं वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर से। मैं डॉक्टर विवेक राज, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जनपद बुलंदशहर में। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। और देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, दरवेशपुर के जो किसान हैं पूरी जानकारी वो रखते हैं और उम्मीद मेरी यही कि हर सवाल पर शायद यहाँ पर कई हाथ जो हैं ऊपर उठे हुए नजर आएंगे। तो चलिए बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और पहला सवाल मेरा यहाँ मौजूद हमारे तमाम किसान भाइयों से। अनाज भंडारण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अनाज को हमें कब भंडारित करना है, उसके सही वक्त की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? भंडार गृह में या टंकी में कब आपको अपना जो अनाज है वो भंडारित करना है, इसकी सही पहचान कैसे कर पाएंगे? हाथ आप उठा सकते हैं अपने जवाब देने के लिए। देखिए, कई हाथ जो हैं वो उठे हुए नज़र आ रहे हैं। सीधे चलते हैं किसानों के पास और जानने की कोशिश करते हैं उनसे किस तरीके से वो अपने अनाज को भंडारित कर सकते हैं। पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम हमें अपना बता दीजिए। मैं विवेक कुमार नाम है, मैं ग्राम प्रधान हूँ जी वर्तमान में। जी विवेक जी, कैसे भंडारित करते हैं, क्या एक उचित समय माना जाए? अनाज को निकाल के पहले सुखाना चाहिए और हम जिस बर्तन में या टंकी है या कहीं भी सूखे स्थान पर उसे सुखा के जो है नमी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर अनाज का भंडार करना चाहिए। वहाँ भंडारण करना चाहिए। लेकिन पता कैसे चलेगा कि अब हम भंडारण कर सकते हैं? कितने दिन तक बाहर सुखाएं, कब तक आपको लगता है? वो तो देख के उसमें नमी मॉइस्चर पता चल जाता है। कैसे? किसान को जो है कैसे हाथ में लेके उसके हल्का हो जाता है अनाज। चलिए, बिल्कुल, ये इन्होंने बैठ सकते हैं आप, इन्होंने बताया किस तरीके से पहचान हम कर सकते हैं। लेकिन आगे और भी कुछ किसान मौजूद हैं, हमारे अनुभवी किसान, उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम चौधरी जबर सिंह जी और मैं पड़ोसी गांव शिवनगर ढूंसरी से हूँ। जी किसान हूँ। तो वैसे किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक है। बिल्कुल। और उसके नए नए तजुर्बे हैं। और जब से हमारी सरकार ने कृषि में जो है वैज्ञानिक विधि आई हैं, तब से हमारी पैदावार काफ़ी बढ़ी है। और उसमें मैं प्रथम ये चाहूँ बताना कि सबसे पहले अनाज को साफ़ सुथरा करना चाहिए, उसके बाद अनाज को सुखाना चाहिए। सुखाने की पता पड़ती है दाना जब कड़क बोले जी, दाढ़ में दाना कड़क बोले जी। कड़क कैसे बोलेगा? हाँ, वो चबाते हैं उसे जी, और चबाने पे पता पड़ जाती है कि ये सूखा है या नहीं। जी। और वैसे तो खेत में भी सूखा होता है, लेकिन उसको गर्म नहीं भरना चाहिए हमें जी। 2 दिन उसे हम अपने कमरे में डालें, ठंडा करें और उसके बाद उसका भंडारण करें जी। वैसे हम टंकियों में अमूमन जो है हमारे पास एक विधि ये भी है, नीम के पत्ते डालते हैं और उसको हम एयर टाइट कर देते हैं, तो भी हमारा अनाज ज्यों की त्यों निकलता है और कोई दिक्कत नहीं होती, सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता चलिए, है। बिल्कुल। और उचित समय, लेकिन वही जब उसमें नमी ना। हाँ हाँ, चलिए, बिल्कुल। एक और जवाब यहाँ पर मिला, एक और जवाब लेने की कोशिश यहाँ करते हैं। हाथ जो है वो उठाया गया था। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। जी, जयप्रकाश जी। ये ग्राम दरवेशपुर। जी हाँ जी। तो किस वक्त आपको लगता है कि जो हमारा अनाज है अब हमें उसको भंडारित करना चाहिए, कैसे हम पहचानें? वही विधि है किसान की, तो जब सूख जाएगा दाना बिल्कुल कड़क बोलेगा, डाढ़ से जब चबाएंगे तो कड़क बोलेगा। कड़क बोलने के बाद में समझ जाएंगे कि ये सूखा है। अब उसके बाद में निकाल के हमको ठंडक में डालना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में अपनी टंकी में भर देना है। जो भी बर्तन है हमारे पास उसमें भंडारण कर देना। पहचान यही है कि दांत के नीचे रखे दांत के लिए नमी की पहचान पड़ जाएगी उसकी, कि नमी मतलब जो है। बुजुर्ग किसानों के लिए दिक्कत तो नहीं होगी अगर दांत? बुजुर्ग तो मतलब ये है कि जब सूखा दाना खेत में से आएगा तो बुजुर्ग तो दांत से चबा नहीं पाएंगे।
वो तो उनके तो मशहूर हैं, वो तो फिर हाथ में लेकर के वो उनका अनुभव बता देता है। अनुभव बताएंगे। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, हमने जैसा आपको कहा किस तरह का अनुभव जो है वो हमारे किसानों का रहता है, और ये जानना बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं सारी जानकारी उनके पास रहती है। बहरहाल 3 जवाब हमें यहाँ पर मिले, अलग अलग 3 जवाब में जानकारी निकल कर आई, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्हें क्या लगता है इन 3 जवाबों में कौन सा जवाब सटीक है, सही है, और कौन है हमारे किसान कप का हकदार, ये हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप हमें सबसे पहले बताएं कि इसमें कौन सा है सही जवाब। सही जवाब जो दूसरे नंबर पे आपने बताया है जी। कि किसान को वैसे तो 12 से 13% नमी होनी चाहिए, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इस तरह की इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, तो यहाँ जो प्रैक्टिस आपकी है दांत से चबाने पे वो कटक से टूट जाए अलग अलग, तो वो ही एक विधि है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कारगर विधि है। जी बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि इनकी तरफ से जो जवाब आया है वो एक सटीक जवाब। मैं चाहूँगा आप आ जाइए हमारे पास, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और आज के कार्यक्रम के पहले हमारे किसान कप के हकदार ये बने हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। बैठ सकते हैं। तो देखिए, जो पहला सवाल था हमारा उस पर हमें जवाब मिला, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी सी जानकारी जो है वो और हम यहाँ लेना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे किसान हैं किस तरीके से पहचान करें और क्या लक्षण उनको पता चलने चाहिए उस वक्त पे। किसान के पास जो व्यवस्थाएं हैं जी, उसके अनुसार केवल यही साधन इनके पास ठीक है। वजन हाथ में लेने से बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, जो दांत से कटने वाला है यही आइडिया जो है ये आपका पूरा सटीक होगा, ठीक होगा। जैसा आपने बताया था बीच में कि वजन से देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। वजन से बहुत ज़्यादा आइडिया आप नहीं कर सकते जी। अगर दाने में थोड़ी भी नमी होगी तो जब आप उसे दबाएंगे तो वो पिचक जाएगा, न कि वो अलग अलग 2 या 3 टुकड़ों में टूटेगा। जी, जब नमी की प्रतिशत कम होगी जो होनी चाहिए, तभी वो अलग 2 या 3 भाग में दबाने से टूट जाएगा। जी बिल्कुल, यानी इन बातों का हमारे किसान भाइयों को ख्याल रखना होगा। और जैसा कि यहाँ जो हमारे किसानों ने बताया भी किस तरीके से वो पहचान करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा आप सभी से यहाँ पर, अभी तक आपने बताया कि क्या एक सही समय होता है, किस तरीके से हम जो पहचान है वो करते हैं कि हमें अब हमारे अनाज को टंकियों में या भंडारगृह में पहुँचाना चाहिए। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है किस तरीके से हमें और सावधानी रखनी होगी जब हम उसको भंडार गृह में या टंकी में रखने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सोच में ज़रूर है थोड़ा सा किसान भाई, हाथ आप उठा सकते हैं। अगर हम अपने अनाज को भंडार गृह में रखने जा रहे हैं, टंकियों में रख रहे हैं, तो वहाँ भी क्योंकि ज़रूरी है कि कुछ बातों का ख्याल रखा जाए। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। क्या क्या वो बातें हैं ये आपसे हम जानना चाह रहे हैं। जो हाथ हैं वो उठे हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे उनसे किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हैं, और यही बातें जो हैं हमारे दर्शकों के लिए भी बेहद ज़रूरी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनका क्या मानना है इस बारे में। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, नाम अपना बता दीजिए हमें। मेरा नाम फकीर चंद है जी। दरवेशपुर से हैं। किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम भंडारगृह में अपने अनाज को पहुँचाते हैं। वे उसके नमी का ध्यान रखना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो, और साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए जी, उसमें कीड़े के लिए भी दवा लगानी चाहिए जी, यही होना चाहिए अनाज के लिए। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए बैठ सकते हैं आप। 3 मुख्य बातें जो हैं वो इन्होंने हमें बताई। एक युवा किसान और हैं, इन्होंने भी हाथ उठाया था, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए सबसे मेरा पहले। नाम जी विकास चौधरी, जी, और मैं इसी गांव से हूँ, दरवेशपुर से ही। सबसे पहले तो नमी चेक करने के लिए अभी हमारे यहाँ मंडी में जब हम अपना लहटा बेचने के लिए गए थे, जी, जो लहटा बेचने के लिए गए थे हम अभी, तो वहाँ पर एक मशीन देखी थी जो कि हमारा नमी चेक कर रहे थे वहाँ पे। जी, तो चाहें तो हम मंडी ले जाके नमी चेक करवा सकते हैं वहाँ पे, और सूखने के बाद उसमें नीम की पत्ती और कमरा सूखा हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा दुकानों पे आजकल फर्टिलाइज़र की तो दुकानें हैं, वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। जी, वहाँ से ले आएँ, या फिर ब्लॉक में भी जाकर हम उन्हें बताएं, वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो भी हमें दवाइयाँ दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सूखी जगह हो, नमी ना हो, और उसमें दवाइयाँ डाल दें, और नीम के पत्ते जो देसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जब हम अनाज को भंडारित करते हैं। और हाथ इधर से उठाए गए थे, तो ये भी यहाँ भी हम जानकारी लेना चाहते हैं। अपना नाम हमें सबसे पहले बता दीजिए। ओमवीर सिंह, ग्राम दरवेशपुर यहीं। जी, ओमवीर जी। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए जब हम टंकी रखें जिसमें अनाज भंडारण करें, वो ज़मीन से इतनी ऊंची होनी चाहिए जिससे उसमें नमी न पहुंच पावे टंकी पे।
और चारों तरफ से उसका ये सुरक्षित करना चाहिए कि उसमें कहीं बाहर से नमी न पहुंच पाए बरसात टाइम में जी। जिससे हमारा जो है सुरक्षित रहे। और उसमें कोई दवा वगैरह जैसे पाउच हैं, सल्फाज पाउच या नीम के पत्ते, ऐसी चीज़ डालनी चाहिए उस। जी, इन बातों का यानी हमें ख्याल हाँ, इनको ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा आगे अनाज सुरक्षित रहे। चलिए बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो अनाज है वो हमारा सुरक्षित रह सकेगा, और ये इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है कि हमारे जो किसान हैं सारी जानकारी वो रखते हैं, लेकिन हमारे विशेषज्ञ की नज़र में कौन सा जवाब इस बार किसान कप का हकदार बन पाएगा, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर लेते हैं। जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो यहाँ मौजूद हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर जैसे कि हमें 3 जवाब इस बार मिले, आपको क्या लगता है इन 3 जवाबों में कौन है इस बार हमारे किसान कप का हकदार? ये आपने तीसरे नंबर पर जो जवाब दिया है जी। वो किसी हद तक सही है, लेकिन इसकी और भी तकनीकियां हैं जी। जो हमारी साथी वैज्ञानिक आपको बताएंगी कि किस तरह हमें क्वेश्चन जो था वो ये था कि जिसमें हम बर्तन में रखेंगे, टंकी आप बोलते हैं जी, उसकी हम क्या तैयारी करें। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे जो हमें जवाब मिले हैं, इन जवाबों में जो आखिरी जवाब मिला वो हमारे किसान कप के हकदार बन सकते हैं? हाँ। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, क्योंकि जो इनकी तरफ से जवाब आया वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की राय में, और उसी वजह से ये बनते हैं हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ से जो जवाब आया, देखिए बिल्कुल सही जवाब। लेकिन जो विशेषज्ञ हमारे, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने अपने जो किसान भाई हैं इनसे भी पूछा, आपको क्या लगता है और किन किन बातों का इन्हें ख्याल रखना चाहिए जिससे कि ये और ज़्यादा अपने जो अनाज है उसको अच्छे से भंडारित कर पाएँ? देखिए, जो भंडारित अनाज है हमारा, भंडारण की अवस्था में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो सकती है वो एक होता है तापमान अगर नियंत्रित ना हो, और दूसरा अगर नमी आ जाए। तो हमारे किसान भाई ने बताया कि जो हमारी कुटिया है, ये जो भंडारण पात्र है, उसे हमें ज़मीन से थोड़ा सा उठा के ऊपर रखना है ताकि उसके अंदर नमी ना पहुंचने पाए। इसके अलावा ये होता है कि हम साल दर साल एक ही पात्र या कुटिया या बिन्स जो हमारी होती हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम हर साल एक नया पात्र इस्तेमाल करें। तो पहली हमारी जो सबसे बड़ी बात है वो ये ध्यान में रखने की है कि पुराने जो हमारे पात्र हैं उनकी पूरी सफाई की जाए। अगर आप धातु से बने हुए पात्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अंदर से पूरी सफाई, उन्हें ढंग से सुखाना आवश्यक है। लेकिन कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ अभी भी मिट्टी के जो कुटिये हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भंडारण की अवस्था में अनाज होता है तो इन पात्रों की दीवारों में कई बार दरारें बन जाती हैं, जिनके अंदर अभी अगर किसी अवस्था में पुराने अनाज के अंदर कीड़े पनप गए हों या कोई भी जो रोग कारक पनप गया हो तो उन दरारों के अंदर वो वृद्धि करने लगते हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हमारे या तो कोई कमरा जिसके अंदर हम भंडारण करने वाले हैं या हमारे पात्र, कुटिया, बिन्स, उनकी हम दीवारों की पूरी सफाई करें, उन्हें धूप में ढंग से सुखाएं ताकि कोई भी कीट धूप के प्रभाव से, तापमान के प्रभाव से नष्ट हो जाए। और सबसे अंत में हमें उसके अंदर जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कार्बारिल आता है रसायन आपका, इसकी करीबन 10 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से ये करीबन 20 वर्ग मीटर जो आपका क्षेत्रफल है उसके लिए पर्याप्त होती है। इसी प्रकार से नुआन डाइक्लोरोवॉस के नाम से एक दवाई आती है, इसकी करीबन 20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 20 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होती है। तो इसका छिड़काव अगर आप अपने जिस कक्ष में आप भंडारण करने वाले हैं या जिस पात्र में अपने अन्न का आप भंडारण करने वाले हैं उसकी दीवार पे अगर इसे डाल देंगे तो कोई भी कीट अगर किन्हीं दरारों में या किसी भी जगह में छुपे हुए हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों कि हमें ये प्रक्रिया अपने भंडारण करने से 7 दिन पहले कम से कम भंडारण करने की अवस्था में, और ये हमारे जो जितने भी डब्बे या पात्र हैं इनकी सफाई की अवस्था में 7 दिन का फ़र्क होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये देखिए कि जो फ़र्क, एक अंतराल हमें रखना होगा, कम से कम 1 सप्ताह पहले हमें सारी जो सावधानी है वो बरतनी होगी जिससे हमारा जो अनाज है वो अच्छे से भंडारित हो और कोई भी समस्या हमारे अनाज को ना हो, क्योंकि पूरी मेहनत लगती है हमारे किसानों की। उसके बाद किसी तरह की उसमें समस्या हुई तो जाहिर तौर पर हमारे किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी यही कि अगर आपको नुकसान से भी बचना है तो तमाम सावधानियाँ अपनानी होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला सवाल मेरा आप सभी से यहाँ पर, अभी तक हमने जाना कब हमें भंडारित करना चाहिए, क्या उचित समय है और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब आपसे हम जानना चाहेंगे भंडारण की अगर हम बात करते हैं तो भंडारण की वैज्ञानिक विधि क्या है, यानी एक उचित विधि। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो हमारे जो किसान हैं
कभी जो मिट्टी का एक ढांचा कह सकते हैं, कुटिया में अनाज को रख दिया जाता है, कभी बोरों में भर के रखा जाता है और कभी एक जो टंकी होती है उसमें रखा जाता है। लेकिन अनाज भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि क्या है, किस विधि को आप उचित मानते हैं, ये आप बता सकते हैं? सोच में ज़रूर हैं किसान। थोड़ा सा सवाल को और आसान मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। अनाज को भंडारण करने के लिए आप उचित विधि कौन सी मानते हैं? हाथ आप उठा सकते हैं। अनाज भंडारण को, चलिए अब धीरे धीरे देखिए, जो हमने कहा था हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा वक्त उनको लग रहा है सवाल को समझने में, लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, अनाज को अगर हम भंडारित कर रहे हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक विधि क्या है, यानी एक अच्छी विधि हम मान सकते हैं, वो विधि क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हाथ उठाया गया था तो पहले जवाब जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, फिर आगे भी थोड़ा सा यहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम अपना आप बता दीजिए। हरिंद्र सिंह। जी, हम अच्छी विधि मानते हैं, ये लोहे वाली टंकी सबसे बढ़िया। लोहे वाली टंकी जो है उसमें रखना एक अच्छी विधि है। उसमें अच्छी विधि मानते हैं जी। कैसे उसमें आप रखते हैं? उसमें उसकी साफ सफाई करके, दवाई लगा के, फिर उसमें उसको सुखा करके, सब नमी को दूर करके, उसके बाद में फिर उसमें दवाई रखते हैं, फिर उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं जिसकी गैस बाहर ना जाए। यही क्रिया होती है उसके लिए। ये क्रिया, और ये आपको सबसे बेहतर लगती है? हमको तो सबसे बेहतर लगती है जी। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो इन्होंने हमें बताया कि कौन सी विधि जो है इन्हें बेहतर लगती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी किसान हैं जो अलग ढंग से रखते होंगे। और कोई बताना चाहेगा आप में से? चलिए, एक जो युवा किसान है, पहले इन्होंने जवाब दिया था, इस बार देखते हैं क्या कुछ जवाब जो है इनकी तरफ से निकल कर आता है, और क्या जो इनका जवाब है ये एक सही जवाब होगा, सही होगा या सटीक होगा, किसान कब का हकदार बन पाएंगे या नहीं, ये हम जान लेते हैं। जी, लोहे नाम की, बता दीजिए पहले। विकास चौधरी जी। लोहे की जो टंकी है उसे अंदर से पॉलीथीन से और कवर कर लें, पहले पॉलीथीन लगाएं उसमें, उसके बाद उसमें भंडारण करें और फिर उसमें दवाइयाँ डालकर फिर उसे ऊपर से पैक करें, उसके बाद उसे बंद करें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा वो। तो इसका क्या फ़ायदा आपको लगेगा, क्या फ़ायदा होता है इस वजह से? इससे क्या होगा कि जो बाहर से जब कभी कभी हम जैसे खोलेंगे उसे, तो उसमें क्या है कि लोहे में जो ऊपर से ढक्कन लगाएंगे तो वो लीक हो रह जाता है। तो उसमें लीक हो की वजह से बाहर से जो कीटाणु हैं या कोई जो छोटे मोटे कीट हैं वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर पॉलीथीन से वो पैक होगा तो वो अच्छी तरह से वो बंद हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो इन्होंने बताया क्या विधि जो है वो इनको अच्छी लगती है। एक और जवाब यहाँ ले लेते हैं, फिर अपना रुख करेंगे विशेषज्ञों के पास। मैं चाहूँगा अपना नाम हमें बता दीजिए। विवेक कुमार। जी, विवेक जी। भाई, वैज्ञानिक विधि तो यही है कि अनाज जहाँ रखते हैं हम, जैसे सुखा के तो रखते हैं, उसमें बाहर की हवा अंदर ना जाए और अंदर की हवा बाहर ना आए। जी, लेकिन उससे लोग जो है- अलग अलग तरीके से रखते हैं, आपको क्या लगता है क्या सही तरीका है? सही तरीका यही है कि बाहर की जो हवा अंदर लगेगी तो अनाज खराब हो जाएगा। जी, यानी हवा नहीं पहुँचनी चाहिए उस तक। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। तो इनका मानना यही कि जो हवा है वो नहीं पहुंचनी चाहिए, और ये एक वैज्ञानिक नज़रिया इसको मानते हैं। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनका क्या मानना है इस बारे में, ये यहाँ जानने की अब कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, वैज्ञानिक विधि हम जानना चाह रहे थे। हमारे किसान भाई जो हैं अपने अपने ढंग से जो अनाज है उसका भंडारण करते हैं, लेकिन जो 3 जवाब मिले हैं इनमें आपको क्या लगता है कौन है हमारे किसान कब का हकदार? इसमें मैं जो आखिरी में जवाब दिया है जी, उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। जी। मैं थोड़ा सा करेक्शन ये करना चाहता हूँ, जो आप लोग भंडारण के दौरान बता रहे हैं कि प्लास्टिक से या उससे बोरे से बंद करके रखना चाहिए, जी, उसमें मैं थोड़ा सा उस पर विराम लगाइए, क्योंकि जब वायु का संचार एकदम से हम रोक देंगे तो वो दाना हमारा अगले साल बीज में अगर प्रयोग करने की नौबत आई तो उसके जमाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी। तो लिहाजा प्लास्टिक या एकदम इतना भी एयर टाइट नहीं कर देना है कि उसकी श्वसन क्रिया रुक जाए। अगर हमें खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़े बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए, तो हम उसको सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर मैंने आखिरी वाले को कहा कि भाई वायु का संचार रोकना चाहिए, जी, लेकिन इतना नहीं कि एकदम श्वसन क्रिया उसकी बंद हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जो आखिर में जवाब मिला, आपको लगता है कि वो हमारे किसान ज़्यादा अपील करता है? चलिए, बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और क्योंकि ये भी बन चुके हैं हमारे किसान कब के हकदार, जो आपका जवाब मिला वो हमारे विषय की नज़र में एक सही। बहुत बहुत बधाई, आप तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ हमने जाना किस तरीके से जो विधि होती है, लेकिन ख़ासतौर से अगर डॉक्टर साहब बात की जाए, क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है कि जो हमारे किसान हैं उनको सारी जानकारी हो। और जैसा आपने कहा कि हवा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो शायद अनाज को टंकी में नहीं रखते, वो बोरों में बंद कर रख देते हैं, कमरे में रख दिया जाता है, थोड़ा सा अगर हम बात करें तख्तों के ऊपर चटा लगा के, तो वहाँ किस तरह की सावधानी वो बरतें? थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है, जो अनाज हम भंडारण कर रहे हैं
उसको दो तरह से सोच के चलना है कि उसे हमें खाने के लिए प्रयोग में लाना है या बीज के लिए। अगर बीज के लिए भंडारण का सबसे दोनों तरीका वही है। बीज के लिए हमें अगर करना है तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है, वायु का थोड़ा सा संचार होना चाहिए। इसमें नीचे अगर आपके पास जगह है, ज़मीन से 6 से 9 इंच ऊपर ईंटें लगा के उस पर पटरा रख के उस पर बोरा रख के कर देंगे। उसके ऊपर सील पैक करने के लिए कई बार किसानों के पास जो देसी रूप से उपलब्ध रहता है पल को उस पर या तिरपाल से उसको ढक के बीच में एक आध एप्पल एडिट उसके जो भी कीटनाशी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारा भंडारण हो जाए। इस भंडारण में एक चीज़ और करना है कि समय समय पे इसे उठा के देखते भी रहना है। महीने 1.5 महीने पे एक बार बीच में कि कहीं कोई हॉट स्पॉट या उस तरह की चीज़ें नहीं, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भभका बनना, वो तो नहीं बन रहा। अगर वो आता है तो उस समय तुरंत हमें जो भी जिससे हमने ढक रखा है बोरों में उसको खोल के पूरा अनाज में हवा लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो इन बातों का हमारे जो किसान हैं उनको यहाँ पर ख्याल रखना होगा। अगर हमारे किसान इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ये बेहद ज़रूरी, जो इनका अनाज है वो अच्छे से सुरक्षित रहेगा और जब भी वो उसको शायद उसका निरीक्षण करेंगे या उसको ज़रूरत के अनुसार जब उसको निकालना चाहेंगे तो वो तब भी ठीक निकलेगा। कार्यक्रम में यहाँ फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हम किसान भाइयों से जानकारी यहाँ ले रहे हैं किस तरीके से अनाज का जो भंडारण है वो वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए और इस पर कितनी जानकारी हमारे किसानों को ये अभी तक आपने जाना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से। जब हमने भंडारण की बात कही, टंकी की हम बात कर रहे थे, तमाम जो अलग अलग विधियां हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रयोग जो है हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन जब अनाज का भंडारण होता है उस वक्त भी कई कीड़े जो हैं वो हमारे अनाज में लग जाते हैं। कौन कौन से कीड़े हैं जो उस वक्त हमारे अनाज में लगते हैं, यानी अनाज भंडारण के दौरान लगने वाले कीड़े कौन कौन से हैं? हाथ आप उठा सकते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं लगातार जवाब हमें दे रहे हैं। एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं, अनाज भंडारण के दौरान लगने वाले कीड़े कौन कौन से हैं? हाथ कई, देखिए यहाँ पर कोशिश करूंगा जो जिनका हाथ जो है इस बार मेरे को उठता नज़र आ रहा है, नए जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उनके पास जानकारी यहाँ मौजूद। जी, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम आनंद चौधरी। जी हाँ जी। 2 तरह के कीड़े होते हैं, एक सुरसी जी और एक पई। सुरसी और पई, हाँ जी जी। 2 तरह के कीड़े होते हैं अनाज में ज़्यादातर जो होते हैं। किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं ये? नुकसान यही पहुंचाते हैं, वो तो गेहूं को थोथा कर देती है सुरसी। अच्छा। हाँ, पई भी नुकसान करती है पर इतना नहीं करती है, सुरसी ज़्यादा करती है। सुरसी ज़्यादा करती है, यही तरह से सबको निकाल देती है। चलिए, बिल्कुल। तो ये इन्होंने बताया किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं कीड़े। एक और हाथ यहाँ उठाया गया था, आप बताना चाहेंगे हम? हाँ, बताओ जी। कितने पूछ रहे हो? नाम बता दीजिए। गेहूं के बारे में पूछ रहे हो या सब फसल के बारे में? पहली बात गेहूं का आप बताइए हमें। अच्छा, मेरा नाम है हरिंद्र सिंह जी। गेहूं में सिर्फ 2 ही कीड़े लगते हैं जी, पई और सुरसी जी। यही उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यही तीसरा कीड़ा कोई नहीं लगता है इसमें। चलिए, बिल्कुल। तीसरा कोई कीड़ा जो है वो इसमें नहीं लगता, ये इनका मानना है। और यह बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं उनका नुकसान कम से कम हो सके। 2 जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं और भी जो पीछे हाथ है वो उठाए गए थे, लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश करते हैं। जो पीछे के लोग हैं उन्हें कितनी जानकारी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं क्या उनका मानना है। मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाएँ। जी,
अपना नाम हमें बता मेरा दीजिए। नाम राजेश कुमार है, मैं खकुड़ा से हूँ। राजेश जी, हम यहाँ जानना चाह रहे थे, जो भंडारण हम करते हैं उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, कौन कौन से कीड़े हैं? उसमें 2 तरह के, एक तो वो लगती सुरैरी है, एक पई है। सुरैरी और पई। हाँ, यही लगती है बस जी। ये दाने को अंदर अंदर ही खोखला कर देती हैं, चलिए, यही नुकसान होता है। तो इनका मानना है, बिल्कुल बैठ सकते हैं। सुरैरी और पई जो यहाँ तक अभी तक हमें बताया, 2 सिर्फ जो कीड़े हैं वो यहाँ ग्रामीणों ने हमें बताए, लेकिन और भी कुछ ऐसे क्या कीड़े हैं जिनसे हमें अपने अनाज को बचाना होगा, क्योंकि संभावना यहाँ पर कई तरह की रहती है। क्योंकि अगर हमारे किसानों ने सही ढंग से, हम कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि से अनाज का भंडारण नहीं किया, तो तब उस वक्त उन्हें कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो जवाब हमें यहाँ मिले हैं, इन जवाबों में कौन सा सही जवाब हो सकता है, तीनों सही जवाब हों, लेकिन एक सटीक जवाब कौन सा है ये हम अपने विशेषज्ञ से जान लेंगे। मैं चाहूँगा आप हमें बताएं कौन सा जवाब आपको यहाँ पर सही लगा। हमारे जो किसान भाई ने दूसरे नंबर पे जो जवाब दिया है, आपका जवाब सटीक मालूम पड़ता है। दूसरे नंबर पर जो जवाब यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया, मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और जो हमारे किसान है, देखिए कितना सीधापन जो उनमें होता है, जवाब उन्होंने ज़रूर दिया और अब सोच में है क्या मुझको ही आगे बुलाया जा रहा है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आ जाइए आप हमारे पास। जो इनकी तरफ से हमारे पास जवाब आया, एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नज़र में, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। हालांकि जो किसान भाई हैं, उनकी जो तालियां हैं थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं, सोच रहे हैं शायद हमें कप नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास और भी कप हैं। कोशिश हमारी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हैं वो इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें और अपने किसान भाई जो हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी ले सकें। लेकिन यहाँ हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास अब चलते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से और बेहतर ढंग से अगर बात की जाती है कीड़ों से बचाव की, तो यहाँ हमारे किसान भाइयों ने बताया कि 2 प्रमुख कीड़े हैं जो अनाज भंडारण के दौरान लगते हैं। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे किस वजह से ये जो कीड़े हैं ये हमारे अनाज तक पहुँचते हैं। देखिए, जैसे प्रारंभ से हमारी बात हो रही है, मैंने पहले भी कहा कि तापमान और नमी 2 कारक हैं जो पूरी भंडारण अवस्था में हमारे अनाज को प्रभावित करते हैं। तो कई बार ये होता है कि अगर जैसे बार बार चल रही है कि जो निकालने का या अनाज डालने का मार्ग है उसे पूर्णतः अवरुद्ध कर देना चाहिए। कई बार ये होता है कि कोई दरार रह गई तो वहाँ पे कीड़े पहुँच जाते हैं। कई बार अगर हमने ढंग से अपनी बिन्स की सफाई नहीं करी और उसके अंदर कुछ पुराने साल का अनाज रहा और उनके अंदर इनोकुलम या पुराने कीड़ों के अंडे मौजूद हैं, तो वो वहाँ से अपनी नई पीढ़ी की शुरुआत कर देते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो जब भी आप अपने अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो हमेशा लेयर्स में करें। एक परत आपने एक निश्चित मात्रा में अनाज डाला, फिर उसके ऊपर दवाई डाली, फिर एक निश्चित मात्रा में अनाज डाला और उसके ऊपर दवाई डाली। इससे जो दवाई की गैस बनती है वो पूरे अनाज में एक साथ फैली रहती है। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि EDB एम्प्यूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉस्फीन टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी माध्यम हैं इनको आप प्रयोग करके अपने अनाज को बचा सकते हैं। और जब नमी अंदर नहीं जाएगी तो ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का इनोकुलम या कीड़ों की जो नई पीढ़ी की शुरुआत है हमारे अनाज के अंदर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को इस जगह पे अपने आप को श्योर करना है कि कोई भी नमी हमारे अनाज तक नहीं पहुंच पा रही। अगर ऐसा लगता है आपको कि कहीं बीच की अवस्था में कोई नमी देखने को आपको मिली अंदर या मॉइस्चर किसी तरह से मेरे अनाज तक पहुंच रहा है, तो निसंकोच उस अनाज को दोबारा निकाल कर और सुखाकर आप दोबारा से पूरी क्रिया को उसकी पुनरावृत्ति के द्वारा अपना अनाज पुनः जो है वो इकट्ठा करके स्टोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने हमें बताया किस तरीके से देखिए सावधानी जो है वो रखनी होती है। और जो खासतौर से हमने पूछा था अभी यहाँ पर जो कौन कौन से कीड़े हैं जो हमारे भंडारित अनाज में लग जाते हैं, कीड़ों के बारे में तो हमारे किसानों ने बताया, लेकिन इन कीड़ों से बचाव के लिए हमें क्या करना होगा। अगला सवाल मेरा यही है, अनाज भंडारण के दौरान जो कीड़े लग जाते हैं हमारे अनाज में, उनसे बचाव के लिए या उनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं। क्या हमें करना होगा अगर हमारे अनाज में कीड़े लगे हैं। कीड़े हमारे देखिए जो किसान भाई उन्होंने बताए, लेकिन उनसे बचाव के लिए हमें क्या करना होगा ये अब यहाँ जान लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से हमारे किसान खुद अपने अनाज को सुरक्षित रखते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए अपना। मेरा विक्रांत चौधरी नाम है जी। जी विक्रांत जी, मेरा कहना ये है, टंकी में जैसे टीन की टंकी में अनाज रखें तो पहले तो उसे 1-2 दिन धूप में सुखा ले टंकी को। जी टंकी को सुखाने के बाद जैसे उसमें अनाज डालने की प्रक्रिया, 2 बोरी डालने के बाद उसमें नीम के पत्ते और कपूर की गोली डाल दें जी। फिर 2 बोरी ऊपर से और डालें, तो बीच में मतलब उस टंकी में नीम के पत्तों की 3 हिसाब से मात्रा होनी चाहिए। बीच पहले नीचे, फिर बीच में, फिर सबसे ऊपर। और कपूर की गोली और नीम डाल देंगे तो और ऊपर से उसे पैक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनाज आपका पूरी साल सुरक्षित रहेगा। तो किसी भी तरह के जो कीड़े हैं किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे।
और आपका अनाज जो है चाहे बीज के लिए इस्तेमाल करो चाहे घर में खाने के लिए करो, दोनों ही रूप में अनाज बिल्कुल सुरक्षित और सही रहेगा। यही विधि हम अपनाते हैं घर पर भी और अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो इन्होंने बताया किस तरह के क्या विधि अपनाते हैं। और कोई आप लोगों में से जवाब देना चाहेगा कि जब जो कीड़ा है वो अनाज में लग जाता है कैसे उसकी रोकथाम की जाए? जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। ये हमने अनुभव किया है कि यदि टंकी में सुरसी या पई या 2 प्रकार की सुरसी होती हैं, यदि वो लग जाए तो उसमें ऊपर का ढक्कन खोलो और वो पाउच जो है सल्फास वाला उसको उस पर रखो और एक कपड़ा लगाओ और डंडे से उसे नीचे पहुंचाओ बीच में और उसको एयर टाइट कर दो तो वो कीड़े उसमें समाप्त हो जाते हैं। दूसरी विधि ये है कि ये न कर सकें तो उसकी सफाई करके निकालें दोबारा और उसे साफ़ करके और पुनः उसमें भरें और नीम के पत्ते डालें, तब उसे पैक करें। या हम किसी कमरे में कर रहे हैं या बोरियों में कर रहे हैं तो उसकी पाल हटावें और फिर उसमें वो पैकिंग रखें और फिर उसे एयर टाइट करें। जी यह विधि उचित है। चलिए बिल्कुल ये विधि उचित इनके नज़रिए से। और भी कोई आप लोगों में से जवाब देना चाहेगा? हालांकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका हाथ हमेशा आपको उठता हुआ नज़र आ जाएगा। किसान कब भी वो जीत चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ और भी जो किसान है वो किसान कब जीते। आप लोगों में से बता पाएगा कि किस तरह से रोकथाम करनी चाहिए? ये किसान जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। जगवीर सिंह। जगवीर जी आपको जी क्या लगता है किस तरीके से अगर कीड़े लग जाते हैं? उसमें कीड़े लगने में अगर सल्फाज की गोली आती है तो उसे रख दो, या पाउच आते हैं सल्फाज में, उनको 2-3 जगह रख दो बीच में जी और ऊपर, और उसको अच्छी तरह दबा के बंद कर दिया जाए, हवा न जाए उसमें कहीं से, फिर तो वो सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। तो इनको रखते वक्त भी किसी तरह की सावधानी रखनी पड़ती है? सावधानी ये है कि उसमें अपना सफाई से थोड़ा डाटा वाटा लगा के गोली को सल्फाज वाली को, बाकी और किसी महसूस नहीं आती है, जो दब जाए कोई दिक्कत नहीं आती बस। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। तो 3 जवाब जो हैं वो अभी तक हमें यहाँ मिले और ये जानना बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं कितनी जानकारी उनको है। और जैसा कि उन्होंने हमें बताया अलग अलग तरीके जो हैं वो बताए, हम इसको घरेलू नुस्खा भी मान सकते हैं और अलग अलग जो चीज़ें हैं कई वो यहाँ पर हमारे किसान जो हैं उन्होंने हमें बताई। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे जो हम अलग अलग विधियाँ इनको मान सकते हैं जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने बताया कि कैसे हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं जो कीड़े लग जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन 3 जवाबों में कौन सा जवाब सटीक है? ये जो आपने शुरू में बताया है जी ये जवाब ठीक है आपकी, तो इनको यानी ये हमारे किसान का हकदार है। हाँ जो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बारे में और बताऊंगा आपको। बिल्कुल आपसे हम जानकारी यहाँ ज़रूर लेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हमारे पास जवाब आया वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों की नज़र में। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए तालियां नहीं बजी आपके लिए, अब ज़रूर थोड़ी सी तालियां जो हैं वो बजती नज़र आ रही हैं। बैठ सकते हैं आप। जो जवाब इनकी तरफ से हमारे पास आया। और अब एक बार फिर रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे हमें कि अगर जो कीड़े लग जाते हैं और कैसे उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, और जो हमारे किसान भाइयों ने बताया इनके जो तरीके हैं घरेलू हम तरीका मान सकते हैं, ये कितने कारगर? जो चीज़ आपने बताई है दूसरे नंबर पे वो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक कमी है, बैठ जाए आप, कि जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं कि वो अच्छी तरह सूखना चाहिए। 2-3 जगह जैसे पत्ती और कपूर आपने बताया है, उसकी जगह आपने सेल्फास बताई है। तो अभी जो नई रिकमेंडेशन है उसके अनुसार सेल्फास बैन है, तो इसलिए सेल्फास का हम यूज हमें नहीं करना चाहिए। और इसके जगह पर EDB एम्प्यूल आते हैं। ये जो एम्प्यूल हैं ये इस तरह के हैं, जैसे इंजेक्शन की दवाई आती है उसके ऊपर रुई लगी होती है, उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है, वो खोलना नहीं होता। वो जैसा आप 2-3 जगह कह रहे हैं, टंकी आपने भरी आधी और उसमें एक एम्प्यूल तोड़ दिया, फिर उस पर गेहूँ डाल दिया आपने, अनाज डाल दिया और उसके बाद फिर उसको तोड़ दिया दूसरे को, और उसको पूरी टंकी को भरने के बाद उसको बंद कर दिया, सील कर दिया। तो थोड़ा सा यही कमी रही आपकी, क्योंकि पहले सेल्फास काफ़ी चलता था और वो जो प्रक्रिया आपने बताई वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो चीज़ बैन हो चुकी है उसको हम इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए जी। तो ये EDB एम्प्यूल का आप प्रयोग करें, इससे भी लाभ होगा। और जो नीम की पत्ती, ये ग्रामीण विधि जो हैं जिन्हें IT के हम बोलते हैं, ये भी काफ़ी हद तक कारगर हैं। तो आपका सवाल ठीक है, और दोनों तरीके से आप, मेन जो गेहूं का बचाव है, अन्न का मेन बचाव है कि नमी उसके अंदर न होना जी। और उसको जैसा आप ही लोगों ने बताया है बिल्कुल सही है कि ये भी नहीं कि आज धूप में पूरी तरह सुखाया है और उसको गर्म डाल दें, उसे हमें एक रात कहीं ठंडे में
छाया में सुखाने के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब उसको हमें भरना चाहिए। जी बिल्कुल, तो देखिए कितना अंतराल जो है वो यहाँ रखना होगा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। और इसी से संबंधित मेरा अगला सवाल भी है अपना तमाम किसान भाइयों से। अगला सवाल मेरा यही, अभी हमने जाना किस तरीके से जो कीड़े हैं वो हमारे भंडारित अनाज में लग जाते हैं, लेकिन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसके समय समय पर हम उसकी जाँच करते रहें, कहीं उसमें कुछ खराबी तो नहीं आई है। वो अंतराल आपसे हम जानना चाह रहे हैं, कितने अंतराल के बाद या कितने समय के बाद हमें जो हमारा भंडारित अनाज है उसको लगातार उसकी जाँच करनी चाहिए या चेक करना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं है या कोई समस्या उसमें नहीं लगी है। हाथ आप उठा सकते हैं अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं, कितने समय के बाद हमें अपना जो भंडारित अनाज है उसको चेक करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए कि कोई उसमें समस्या नहीं है, कोई कीड़ा उसमें नहीं लगा है। कुछ हाथ जो हैं मेरे को उठे हुए नज़र आ रहे हैं, किसानों की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि शायद और भी जो हाथ हैं वो हमें उठते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से कोई जवाब जो है अभी तक निकल कर नहीं आया है। तो कोशिश करेंगे उन किसानों से भी कुछ जवाब हमारे पास निकल कर आए। क्या जवाब वो आता है ये हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम है सुभाष सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी शिकारपुर जी। मान ली जैसे माने हमारी टंकी भर गई, उसके बाद में बीच में हमने 1.5 महीना के करीब या 2 महीने के बाद हमने उसको देखा जी, और मान लो हमारा कीड़ा लग गया, तो उस कीड़ा के लिए हम क्या करते हैं? यानी 1.5 से 2 महीने का समय समय, हाँ, मतलब ये इतने तो मतलब लास्ट तक जब तक हम रहेंगे 1.5-2 महीने तक उसको देखना चाहिए। हर 1.5 से 2 महीने बाद उसको चेक करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। समय हम यहाँ फिलहाल जानना चाह रहे हैं, उसके इलाज आगे हमें क्या करना होगा वो भी आपसे हम जानेंगे। बैठ सकते हैं आप। ये बेहद ज़रूरी कि जो समय है ये हमारे किसानों को पता हो। हालांकि अलग अलग अंतराल पर जो किसान हैं उनके लिए एक निश्चित समय होता है, और ये किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो अपने अंतराल का भी ख्याल रखते हैं, यानी समय का ख्याल रखते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं जी, नाम बता दीजिए अपना। शीशपाल सिंह। शीशपाल जी, कितने समय बाद हमें अनाज को, जो भंडारित अनाज है उसको देखते रहना चाहिए? ये जी 2 महीना 3 महीना के अंदर तो चेक कर लेना चाहिए जो 2 से 3 महीने में। हाँ जी। और पहले जो हमें जवाब मिला वो ये था कि 1.5 से 2 महीने में, तो आपको क्या लगता है इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, 2 से 3 महीने का वक्त रखना चाहिए? इतनी जल्दी में मतलब कोई जरूरी नहीं, यहाँ का जो वो है जा। तो 2 माने कि 3 महीने माने हम? 3 महीने मान लो। 3 महीने, 3 महीने होने चाहिए। हाँ, 3 महीना से पहले कोई जो उसमें जो आशंका नहीं है कि जो कुछ उसमें कमी आ जाए। ठीक है, यानी हर 3 महीने के अंतराल पर आप जांच कर सकते हैं। हाँ, 2.5-3 महीने। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ एक और जो जवाब है वो हमें यहाँ मिला, एक और जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। विजयपाल सिंह। जी विजयपाल जी, कितने समय बाद हमें अपना जो अनाज है उसको देखना चाहिए? कभी मन देखो साहब, हाँ। ये जो हमारा आंगन बोले, हाँ। चौक जो हुआ जी। उसमें अच्छी तरह से लिपवाओ उसे, और उस पर गेहूँ घेर दो जी, और वह रात को पर फैला दो खूब, और फिर सवेरे को वह फिर ढके दो जी, जासू को धूप न लगे, और फिर सवेरे को खोल दो। यानी ऐसे करेंगे तो कुछ समस्या आएगी नहीं। सुनो, हाँ। और वह फिर खूब भर दियो, कभी मन देखियो। मेरे 8 साल थे 10 साल थे टंकी में भरो जा रहो, साली ने एक दानों कभी नहीं बिगड़ियो। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए उन्होंने अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ साझा किया कि उसकी जांच की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप सावधानी रखेंगे, लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका क्या मानना है, वो क्या जानकारी इस बारे में हमें देना चाहेंगे, ये अब जान लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो जवाब हमारे पास मिले हैं, 3 जवाब हमें यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, जो किसान है, एक जवाब आया लगभग 1.5 महीने का औसत निकला, 1.5 से 2 का। एक किसान ने जवाब दिया 3 महीने का, और आखिरी जो जवाब आया उनका कहना था कि अगर सावधानी रखेंगे तो हमें जांच की ही ज़रूरत नहीं है। इन 3 जवाब में आपको क्या लगता है, क्या कोई हमारे किसान कब का हकदार है? पहला जवाब है जी, ये कुछ ठीक है जी, तो कुछ ठीक, यानी हम मान सकते हैं हमारे किसान कब के हकदार हैं? बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। जो जवाब इनकी तरफ से आया वो एक सही जवाब हमारे विशेषज्ञ की नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। तो जवाब देखिए यहाँ पर जो निकल कर आया, किसान कब के हकदार वो बने। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने भी बताया, कितना एक वक्त आपको लगता है कि इतना वक्त हम औसतन रख सकते हैं? 1.5 से 2 महीने इन्होंने भी बताए थे। आपको क्या लगता है कितने दिन का अंतराल जो है वो रखना चाहिए? ये 1.5 महीने का ही अंतराल इसमें रखना चाहिए। और जब एक विशेष ध्यान और रखना चाहिए, लगातार जैसे अभी मौसम गर्मी के बाद बरसात का आएगा, तो बरसात में यदि ज़्यादा वर्षा होती है तो उस समय विशेष रूप से आप इसको खोल कर देखें, क्योंकि नमी अगर एक दफ़े अंदर जाएगी तो उसके बाद इसमें कोई भी घुन कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाएगी। जी, आपको भंडारित अनाज है, आपको ख्याल रखना होगा 1.5 महीने के अंतराल पर
आपको उसकी जांच करनी होगी, जिससे उसमें अगर किसी तरह की समस्या है तो आप समय रहते उसका इलाज कर सकें, यानी उसमें जो सावधानी है वो आप बरत सकें। और समय की अगर बात की जाए, फिलहाल कार्यक्रम में भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार आज अपने किसान भाइयों से हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं अनाज भंडारण के बारे में, किस तरीके से वैज्ञानिक विधि उसकी क्या है और कैसे कैसे क्या सावधानी हमको रखनी होगी। अभी तक यहाँ पर हमने जाना किस तरीके से हमारे जो किसान हैं अनाज को भंडारित करते हैं, कीड़ों की जो समस्या आती है कैसे उसका निदान हो सकता है, और हमारे जो किसान हैं कैसे वो खुद इसका निदान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। और जैसा कि अभी यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ उन्होंने भी बताया, किसानों को जानकारी दी। लेकिन अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से यही है, सावधानी की अगर बात करते हैं, क्योंकि जो अनाज को भंडारित किया जाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा कुछ समय बाद जो हमारे किसान हैं उससे निकालना भी शुरू कर देते हैं। उस वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए जब आप भंडारित अनाज में से कुछ हिस्सा आप निकालते हैं? सोच में ज़रूर हमारे किसान, लेकिन जल्दी हाथ जो है वो उठते नजर आएंगे। भंडारित अनाज में से कुछ हिस्सा निकालते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? चलिए, हाथ जो है वो उठ चुके हैं, चलते हैं हमारे किसानों के पास, जानेंगे उनसे क्या इस बार जो जवाब है वो निकल कर आता है। भंडारित अनाज में से अगर कुछ हिस्सा वो निकालते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता जब होती है अनाज को उसमें से निकाला जाता है, उस वक्त क्या सावधानी रखनी है ये हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। दिनेश कुमार शर्मा। जी दिनेश जी, हाँ जी। कि आप किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भंडारण वाला जो अनाज है उसमें से कुछ हिस्सा हम निकालते हैं? तो जितनी की ज़रूरत है इतना निकालना चाहिए अनाज, और उसमें जो दवाएं हैं वो नहीं आनी चाहिए पास में। जी, बस इन बातों का ख्याल रखें। और कुछ किसी बात का ख्याल रखना होगा? और क्या ख्याल रखना है? ये ख्याल रखना जितना चलिए बिल्कुल आवश्यकता इतना निकाला, ज़्यादा नहीं निकालना है। यानी देखिए, ज़्यादा नहीं निकालना, और ज़्यादा वो उन्होंने बोला भी नहीं, जितनी आवश्यक थी उतना उन्होंने बोल दिया। और कोई आप में से बताना चाहेगा? जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। जी जयप्रकाश जी, मैं दरवेशपुर का ही रहने वाला हूँ। हाँ, देखिए, जब हम अनाज निकालें किसी टंकी से अपने या किसी उससे, तो उसमें सबसे पहले सावधानी बरतनी चाहिए कि जितना अनाज हमें निकालना है वो अपने निकाल लिया अनाज निकालते ही उसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए, और बंद करने के बाद में वो देख लिया जाए कि हमारी दवा बाहर नहीं आई है। एक बार उसे देख करके फिर उसे बंद कर दिया जाए पूर्णतः, और पूर्णतः बंद करने के बाद में ढक्कन वगैरह बंद करके उसमें हवा नमी ना पहुंच जाए, ये उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। यही हम करते हैं, इससे हमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं मिलते हैं। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप भी। तो क्या इनका एक अनुभव जो है वो उन्होंने बताया, किस तरीके से ये कोशिश करते हैं जब उसमें कुछ हिस्सा निकाला जाता है, क्या सावधानी अपनाते हैं? और कोई आप में से जवाब देना चाहेगा? पीछे हमारे जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, जवाब इनकी तरफ से कोई नहीं आया। कोशिश मैं करूँगा कि इनके पास पहुँच कर थोड़ा सा अगर जवाब निकल पाए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। नाम बता दीजिए अपना। नीतीश कुमार। नीतीश, आपको क्या लगता है जब भंडारित अनाज में से कुछ हिस्सा निकाला जाता है तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए साहब, जितना निकालें उतना ही वो करें, उसके बाद जो दवा है उसका ध्यान रखना चाहिए। और कुछ बताना चाहिए? नहीं, बस मेरी इससे तो यही रहा है। चलिए बिल्कुल, इनका भी मानना यही कि जो आवश्यकता अनुसार आप अनाज जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दवा का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो दवा है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी पूरी तरीके से जो आपने एक सुरक्षित तरीका अपनाया था वो आगे भी सुरक्षित रहे। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या मानना है ये यहाँ जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, सवाल हमने पूछा था जो भंडारित अनाज है उसमें से अगर कुछ हिस्सा निकाला जाता है किस तरह की सावधानी उस वक्त हम बरतें। 2 से 3 जवाब हमें यहाँ मिले हैं। इन जवाब में आपको कोई लगता है किसान कब के हकदार हैं? इसमें जो मेरे हिसाब से जो 2 नंबर पे जिन्होंने जवाब दिया है जी, वो किसान कब के हकदार हैं। जी, दूसरे नंबर पर जो हमें जवाब मिला वो हमारे किसान कब के हकदार। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आप आ जाइए हमारे पास। कई जवाब देखिए इन्होंने दिए थे, लेकिन आखिरकार ये भी अब बन चुके हैं किसान कब के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो यहाँ जो हमारे किसान हैं जानकारी उनको पूरी है, और यही जानकारी
के बल पे हम कह सकते हैं कि जो नुकसान है उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब आपसे हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सावधानी हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने तो बताई, लेकिन आपको क्या लगता है अगर हम एक वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो उस वक्त किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जब हम अनाज निकाल रहे हैं तो उस समय हमें एक अलग सी दृष्टि उस पर बनाए रखनी होती है। निकलते हुए अनाज पे हमें अपनी निगाह पैनी बना के रखनी है। अगर उसमें कहीं पे भी अनाजों का 10-15 दानों का एक गुच्छा सा बनता दिखाई दे तो हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अनाज में मॉइस्चर आ गया, नमी आ गई है, संभावना है कि आगे ख़राब हो सकता है। तो उससे हमें देखना है कि कभी भी दाने सारे जैसे डाले थे अलग अलग, उसी तरह अलग ही अलग निकल के आने चाहिए। कहीं गुच्छे में आए या बदरंग होके आए तो हमें तुरंत उसमें सावधानी या उचित उपाय अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सावधानी और जो उचित उपाय हैं ये हमें करने होंगे। और जैसा कि यहाँ देखिए जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने हमें बताया कि पूरी एक पैनी नज़र जो है वो हमारे किसानों को रखनी होगी। लेकिन उस वक्त अगर किसी तरह की समस्या आती है तब हमारे किसान क्या करेंगे, यही अगले सवाल में हम जानना चाह रहे हैं। हमने आपसे पूछा था अगर हमें जो उसकी जाँच है कब कब करनी चाहिए बीच बीच में, लेकिन अगर इस दौरान या आप अनाज का कुछ हिस्सा अगर आप निकालते हैं उस वक्त आपको लगता है कि जो हमारा अनाज है उसमें किसी तरह के जो कीड़े हैं वो लग रहे हैं या कुछ और आपको उसमें समस्या लग रही है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या तरीका आप आजमाना चाहेंगे? सोच में है अब यहाँ किसान, हाथ जो है वो धीरे धीरे उठ चुके हैं। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ उनके पास तक पहुँचने से पहले, अगर हमें भंडारित अनाज में किस तरह की समस्या नज़र आती है, कीड़े नज़र आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा सवाल। पहली पंक्ति से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे आखिर तक जाने में। जी, अनाज निकालते समय अगर उसमें गुच्छे वगैरह आ रहे हैं तो पूरा अनाज जो है हमको बाहर निकाल के सुखाना चाहिए और फिर दोबारा से नई प्रक्रिया से जैसे पहले डाला था दवा लगा के दोबारा जो है उसे सुखाकर और उस बर्तन को सुखाकर दोबारा से रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं वो जो प्रक्रिया है हमारे किसानों को फिर से दोहरानी होगी अगर उसमें इन्हें लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर से कीड़ों जो हैं उनकी संभावना लगती है या गुच्छे में जो गेहूँ हैं वो आपको नज़र आता है। पीछे से हाथ उठाया गया था, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। जी राजेश जी, जब उसमें हमें ये लगे महसूस होने लगा कि इसमें जो गुच्छा बन गए हैं तो उस पूरे अनाज को बाहर निकाल देना चाहिए। जी, किस वजह से गुच्छा बनता है? वो नमी की वजह से बनेगा। नमी की वजह से? हाँ, नमी की वजह से जी। और उसमें जो भी कीड़ा लगेगा वो उसे निकाल करके धूप में सुखाएं, उसे साफ़ करें, हवा में बरसा लें या फिर पंखा वगैरह से साफ़ करके दोबारा फिर उसको जो अनाज जो भंडारित किया गया होता है काफ़ी सारा होता है, बहुत जगह होता है, तो पूरे अनाज को हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो नमी उसमें पहले घुस चुकी है। जब 2-4 जगह गुच्छे मिलेंगे तो समझो पूरे अनाज में ऊपर नीचे पहुंच चुके हैं जी, तो इसलिए वो पूरा साफ़ ही करना पड़ेगा। साफ़ करके फिर दोबारा से उसी में भर दो, सफाई करके टंकी की। चलिए, बिल्कुल। और दवा लगा दें, नीम के पत्ते डाल दें, दवा और नीम के पत्ते भी। चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। जवाब इनकी तरफ से निकल कर आया कि जो नमी है शायद वो नज़र आ सकती है। कुछ और जवाब लेने की हम यहाँ कोशिश करते हैं, कुछ और भी जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या नज़रिया है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए पहले। नाम फरीद चंद जी। सबसे पहले हम बरसात के मौसम में पछुआ चल रहा हो जी तो अनाज का निकासी करनी चाहिए जी, पुरवाई चली हो तो नहीं। तो कैसे पहचानेंगे हम पछुआ पुरवा? जानते हैं, हम महसूस करते हैं कि पछुआ चल रहा है जी, क्यों नहीं जानेंगे? बाकी लोग कैसे जानेंगे? आपने तो महसूस कर लिया, क्यों नहीं जानता जी, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं जी। पछुआ में नमी सूखती है, हाँ, परवा में नमी आती है जी अनाज के अंदर जी। अनाज का भंडारण कई प्रकार से किया जाता है। बड़ा भंडारण होता है बोरियों में, जो छोटा है हमारा टंकियों में, और फिर वेयर हाउस भी होती हैं जी, बिल्कुल। उसके लिए सब सावधानी होती है जी। ये तो बात हुई भंडारण की, लेकिन उसमें हमें समस्या अगर लगती है तो क्या किया जाना चाहिए? उसमें बार बार देखना चाहिए जी, बार बार देख के पता चलता है कि समस्या है। हाँ, उस वक्त आप क्या करेंगे? ये दवा लगानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी जी बार बार उसमें जी, बार बार दवा का प्रयोग करना होगा। तो ऐसा तो नहीं अनाज हमारा ख़राब हो जाए? अनाज ख़राब नहीं होगा जी। जी, चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। अनाज जो है उसमें किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं होगी, ये इनका मानना था। लेकिन ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं अगर वहाँ पर उन्हें लगता है कि एक बार फिर से जो उनका भंडारित अनाज है उसमें किस तरह की समस्या हो रही है, तब उन्हें क्या करना होगा। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा कि जो जवाब हमें मिले हैं इन जवाब में कोई आपको ऐसा जवाब लगा जो हमारे किसान कब का हकदार? जो दूसरे नंबर का जवाब था जी, वो स्पष्ट है, उनका अपना
बिंदु एकदम स्पष्ट है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा अनाज उलटना पलटना चाहिए और उसे प्रॉपर दोबारा हवा लगा के दोबारा से फिर हमें भरना चाहिए जी। तो मैं समझती हूँ कि दूसरा जवाब वो किसान कप का हकदार है जी। बिल्कुल, जो दूसरे नंबर पे यानी जो हमारे पास जवाब आया, मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। पीछे देखिए बैठे हुए थे और इनका जो जवाब है एक सटीक जवाब लगा हमारे विश्व की नज़र में और ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप अपनी सीट पर। तो यहाँ आपने जाना किस तरीके से आप अनाज का भंडारण जो है वो कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि से। और उसके बाद अगर आपको एक बार फिर लगता है कि अगर वहाँ पर जो कीड़े हैं उनकी समस्या है या कुछ और वजह, नमी की जो मात्रा है वो आपको नज़र आती है, तब आपको क्या करना होगा। सारी विधियाँ जो हैं ये हमारे किसान भाइयों ने बताई। लेकिन अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए, ये कार्यक्रम है किसान प्रश्न मंच, हमारे किसानों के लिए एक ऐसा मंच जिसमें विशेषज्ञ और जो किसान हैं वो आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक मौका और है हमारे किसानों के पास। अगर आप में से कोई सवाल अपनी या कोई समस्या जो है हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं अगर आपको कोई सवाल अगर पूछना है विशेषज्ञ से। चलिए, पहला जो हाथ है वो उठ चुका है, उनके पास हम पहुंच रहे हैं, जानेंगे क्या सवाल है उनका हमारे विशेषज्ञ के लिए। इनके पास हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अपना नाम हमें पहले बता दीजिए आप। ओमवीर सिंह जी। ओमवीर जी, दरवेशपुर। क्या सवाल आप करना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे छोटे भंडारण में तो हम टंकी का प्रयोग कर लें जी, जो बड़ा भंडारण करें जैसे बोरियों का और वो है, उसमें चूहे बहुत लगते हैं जी, और चूहे बोरियों को काट देते हैं और बहुत नुकसान करते हैं, तो उसका क्या इलाज है? चलिए, बिल्कुल सवाल जो है आप तक पहुंच चुका होगा हमारे जो विशेषज्ञ हैं और उन्हीं से यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक समस्या उन्होंने बताई कि चूहों की जो समस्या रहती है वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। बैठ सकते हैं आप। खुले में या लार्ज स्केल पे जी भंडारण की बात करते हैं तो वहाँ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसा बना होता है जो रोडेंट फ्री यानी चूहों के प्रवेश से मुक्त होता है, यानी कि मुंडेर उस पर ऐसी लंबी बनी होती है और उसके बाद वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही इस तरह से कि चूहे आसानी से उसमें नहीं चढ़ पाते हैं जी। पहली चीज़ तो उसको फिजिकल बैरियर के माध्यम से रोका जाता है। दूसरी चीज़, अगर उसमें आ भी जाते, क्योंकि चूहे दो तरह से नुकसान करते हैं, एक तो जब आपका अनाज खेत में है, कटाई पे है, तभी भी लगता है, या फिर आप भंडारण कर रहे हैं तभी भी, और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बोरियों का भी नुकसान करते हैं। तो उस दशा में चूहों के लिए जिंक फास्फाइड नाम की एक दवा आती है जो इसको गांव देहात में चूहे मार दवा के नाम से, उसको आटे में लोई बना के पीस के जगह जगह उसके गोले रख देने पे चूहों की समस्या में काफ़ी हद तक हम उससे निदान पा सकते हैं। तो चलिए, एक सवाल का जो समाधान था वो तो हुआ, और कोई आप में से सवाल जानना चाहेगा? एक हाथ जो है वो भी यहाँ उठाया गया है, इनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सवाल इनका हमारे विशेषज्ञ से। जी, अपना नाम बता दीजिए पहले। विवेक कुमार नाम है मेरा। सवाल आप कर सकते हैं। ये जो है बारिश के टाइम में जो फफूंदी लग जाती है गेहूँ में, उसके बारे में जो है उसकी रोकथाम कैसे की जाए उसके बारे में जानकारी लेनी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। फफूंदी के बारे में ये जानना चाह रहे हैं, बारिश के वक्त जो लग जाती है, क्या उसके लिए करना चाहिए? जैसा आपका सवाल आया कि नमी आ जाती है तो क्या करना चाहिए, और उसके जो फलस्वरूप है फफूंदी हमारे जो भंडारित अनाज है उसमें पैदा होने लगती है। किसान भाई, आपने ध्यान दिया होगा अक्सर कि जो फफूंदी पनपती है वो काले रंग की होती है, जैसे हम एस्परजिलस नाम की फफूंदी के नाम से जानते हैं। तो ये फफूंदी अगर आपके अनाज में लग गई है तो आपको वो अनाज ना तो खुद के खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही जानवरों को देना चाहिए, क्योंकि जो नए अनुसंधान आ रहे हैं उनके परिणाम बताते हैं कि जो काले रंग की फफूंदी लगती है उसमें एक विषैला पदार्थ वो पैदा करती है, और ये विषैला पदार्थ जो मानव जाति है और उसके अंदर कैंसर का जो रोग है उसे पैदा करते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी फफूंदी आपको पनपती हुई दिखाई दे रही है तो कृपया उस अनाज को ना तो अपने लिए इस्तेमाल करें, ना ही जानवरों के लिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जिन जानवरों ने वो फफूंदी युक्त जो भोज्य है वो खाया तो उनके दूध से वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो मनुष्य के अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हम जानवरों की सानी या उनके भोजन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको भी और जानवरों को दोनों को बच के रहना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया किस तरह की सावधानी रखनी होगी, और ख़ासतौर से अगर आपको उसमें फफूंदी नज़र आती है तो कितनी वो घातक हो सकती है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। वो कोशिश ये करनी होगी कि उसकी अगर सफाई हो सके, वरना आप जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप राय ले सकते हैं। इसके लिए जो आपके निकटतम ना सिर्फ
कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ आप जाकर और इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर किसान भाइयों ने भी जानकारी दी, साथ ही साथ विशेषज्ञ जो है उन्होंने भी हमारे किसानों को इस जानकारी को आगे बढ़ाया। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया किया जाए हमारे विशेषज्ञों का, और साथ ही शुक्रिया तमाम हमारे दर्शकों का और यहाँ के जो किसान थे इस गांव के भी, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से जो हमारे बाकी किसान हैं वो अपने अनाज का भंडारण करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की समस्या जो है उनके अनाज भंडारण में ना आए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ अगली बार पहुँचेंगे आपके गाँव में, आपके ज़िले में, और वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे किसानों से क्या है उनसे जुड़ी समस्याएँ, क्या है उनके सवाल, क्योंकि ये मंच है किसानों का, इसका नाम है किसान प्रश्न मंच। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।